चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गेल गेल लेकर साथियों, खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो किसान साथी करते रहे, फिर वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो या फिर वो राजस्थान के हो। आज हम बठिंडा में हैं और बठिंडा में लग रहा था किसान मेला। किसान मेले में डॉक्टर साहब बैठे थे। ये जो जानकारी हमने दे रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है हमारे किसान साथियों के लिए, हमारे पंजाब एंड हरियाणा के लोगों के लिए। जानकारी है कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन हम करते हैं, उनका रख रखाव कैसे हो। कई बार जो है हम देखें पशु हम पाल रहे हैं, वो जो है बच्चा नहीं देंगे, नए दूध नहीं होंगे, तो किसान साथी फिर उन्हें बाद में बेच दे मजबूर होकर। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके में जो बीमारी है उनको दूर किया जा सकता है। ये सब बात करने के लिए मेरे साथ दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं। सर, पहले आपसे बात करेंगे रख रखाव की। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। सर आपका नाम और मेरा नाम डॉक्टर यशवंत सिंह है। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फूल में, जो कि गुरु अंगद देव वेटनरी साइंस एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और आज यहाँ बठिंडा रीजनल रिसर्च स्टेशन में जो मेला है, इसमें अपने स्टॉल लगाई है कॉलेज में। और ये एक जागरूकता के लिए लगाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को पता लग सके कि यहाँ पे कॉलेज है रामपुरा फूल में, और इसकी तकनीकी जानकारी भी हम दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। और पशुपालन में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई में इजाफा कर सकते हैं जमींदार भाई, उसके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। सब किस तरह की देखो, दो बातें हैं। हम बात जो है जमीन लेवल से करते हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात रहे और ऐसे टाइम में जो है बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस हो जाते हैं पशुओं में, जैसे कि पैर गलने की बात कर लो, मुंह खुर की बात कर लो, या फिर दूसरी बीमारियां संक्रमण फैल जाते हैं। तो किस तरह से देखते हो आज के माहौल को, बाढ़ के बाद को? देखिए, बाढ़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि जितने भी बीमारियां, छूत की बीमारियां लगा लो, या जो भी गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, उनकी संख्या पशुओं में ज़्यादा देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है पशुओं को साफ पानी की और उनके चारे दाने की व्यवस्था की। इसके लिए ज़्यादातर अपने वीट स्ट्रा या अपने ब्लॉक बनाए जाते हैं, यूरोमिन ब्लॉक जो यूनिवर्सिटी हमारी तैयार करती है। किसान प्राउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तूड़ी है उसमें यूरिया के नाल शोधित करके खिला सकते हैं। बाकी मिनरल मिक्सचर जो यूनिवर्सिटी का है, जो खासकर खनिज लवण का जो एक मिश्रण देता है, ये भी यहाँ पे हम बेच रहे किसान को। और 900 रुपये का 10 kg का पैकेट है, और हमारी तकरीबन ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और बिक भी गए इस टाइम तक ज़्यादातर। और अगर आपने जैसे बाढ़ की बात करी है, तो बाढ़ खासकर इस एरिया में कम है, पर दोआब क्षेत्र में जो नदियों के किनारे है उस क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने में आया है। और उसके लिए जो भी पशुपालन महकमा और हमारी यूनिवर्सिटी भी किसानों के लिए तत्पर है, वहाँ पे अपनी टीम जारी है। और उनके जो बीमारी से बचाव का टीकाकरण है या उनके खिलाफ जो भी उनके तकनीकी जानकारी वो दी जा रही है महकमे के साथ मिलकर। किस तरह की बीमारियां हैं जो आज के टाइम में ज़्यादातर किसानों उसमें पशुओं में है, और किसानों को जागरूक रहने की जरूरत है, कैसे उनसे बचा जा सकता है? किसानों की बीमारियों की अगर पशुओं में कौन कौन से उसकी जागरूकता की बात है, तो हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर सुनील पूनिया भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। पर ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि कीटाणु विषाणु से फैलती हैं या जो गंदी पानी के पीने की वजह से फैलती हैं। तो इन सब के खिलाफ जो भी ये टीकाकरण का है, या गलघोटू है या मुंह खुरदी बीमारी है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स की बीमारी है, इस टाइप की जो कॉमन बीमारियां जिससे कि पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसके खिलाफ टीकाकरण और जागरूकता का अभियान चलाया है यूनिवर्सिटी ने भी। और इनके लिए अलग अलग बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब इस बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पुनिया जी से बात करते हैं। पुनिया जी नमस्कार। सर कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। सर स्वागत है आपका। सर, पंजाब में बात करें कि बाढ़ का हालात बने हुए थे, और ऐसे में किस तरह से लगता है कि आपको जागरूक रहना चाहिए लोगों को? बीमारियां कौन सी बीमारियां हैं सीजन में, या फिर आगे आने वाले टाइम में कौन सी बीमारी आ सकती है, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है? जो अब बाढ़ के बाद मेन जो बीमारी आई है, एक तो अपनी मुंह खुर की समस्या आ गई
गई। वो तो इसलिए आ गई भाई खुर पशु दे गिले रहे हैं लगातार पानी करके, उस करके फिर पैरों की खुरां की दिक्कत आई है। बाकी मुँह खुर आ गए, अपने पास भी काफ़ी केस आने लगे मुँह खुर के। कुछ पशुओं को जिवें अपनी गलघोटू की समस्या आने लगी है, और अपना जब नीचे पानी खड़ा रहा है उस करके पशुओं को थनेला रोग मैस्टाइटिस उन्होंने थन खराब होने लगे। ये वाली दिक्कत अब ज़्यादा आने लगी अभी जो इस सीजन में चली हुई है। इसके अलावा जो अपनी बीमारियां हैं, जो अपनी ज़्यादा दूध वाले पशु हैं, उन्होंने दांतां दी चूरे की कमी करके जो लंगड़ापन है वो काफ़ी पशुओं के अंदर है। भी मांसपेशी की कमी कमजोरी आ गई, या अपनी हड्डी कमजोर हो गई, या नीचे तो जो खुर है अपना वो गलन लग गया, उस करके पैरों की समस्या हूँ ज़्यादा आई हुई है। तो डॉक्टर साहब बीमारियां आपने गिनवा दी, बचाव क्या है इनका? बचाव ये है कि जब अपन पता लग गया भी एक पशु को बीमारी आ गई तो उसे बाकी पशुओं से थोड़ा सा दूर रखना है, उसका खाना पीना अलग करना ताकि आपस में बीमारी ना फैले। उसके नीचे का जो अपना फर्श है वो साफ रखो। जिस पशु ने अपने लगता है भी लंगड़ापन आ रहा है या फिर पैर की दिक्कत ज़्यादा है तो कोशिश करो उसे थोड़ा कच्चे दे रखो। रेता दे रखोगे तो उन्होंने थोड़ा तुरंते भी दिक्कत नहीं आऊगी, अपना पशु थोड़ा ठीक रहता है। दाता का चूरा लगातार सारे पशुओं को पाना भी शरीर की लड़ने की ताकत भी बनी रहे। थोड़ा सा बीच में आपको रोक दिया मैंने, आपने कहा कि कच्चे में रखो, लेकिन आजकल किसान साथियों ने या जो पशुपालन का काम कर रहे हैं कच्चा तो छोड़े ही नहीं, अपनी चाहे डायरी हो चाहे दूसरों घर में तो सारा का सारा पक्का किया, मैट डालने लगे। तो किस तरह से देखते हो आप इस बदलाव को? कच्चा रहना कितना जरूरी है और अल्टरनेट क्या है इसका? देखो ऐसे है, अगर बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, आजकल जेडे अपना किसान मैट लगाने नीचे अपना मैट लगा रहे हैं वो मैट भी इतना ही कर रहा है जितना पक्का फर्श कर रहा है, तो उस करके अपने गोड्डे से सो आ जाती है, या फिर पीछे वाला पैर है उधर सोज आ जाती है, जिधर जिधर दाब पड़ती है ना उधर उधर सोज आ जाती है। उस करके तो कोशिश करो भी अपना जेड़ा अपनी खुरली है, जो अपनी ठाण है, खोर है, उधर पक्का कर लो। थोड़ी था उन्होंने कच्ची रखनी पऊगी, क्योंकि बहुत बार केस सिर्फ एवं ही है। जो हुण भी किसान वीर आया वो कहता भी मेरे को बड़ी डेयरी हैगी है, वो उन्होंने पशुओं सिर्फ गोडे में सोज आ रही है। मैं कहा कच्चे शिफ्ट कर ले, कह रहे कच्चे शिफ्ट कर दिया फिर आराम आ जाता है। तो इन्ना तो अपन करना पऊगा भी, थोड़ा पशुओं वास्ते भी थोड़ी कच्ची थां जरूर होनी चाहिए है। जो आप चरा रहे हैं, खाना पीना करना है या दूध चुवाई करनी, साफ दूध पैदा करना है, उस टाइम पक्के ते रख लो, लेकिन आधा दिन या 10-12 घंटे जरूर पशु को कच्चे थां जरूर छड़नी है। रेता होना चाहिए भाई, उसे बैठूगा तो सही रहता उस वास्ते, कीचड़ ना हो लेकिन रेता हो, वो तो अपन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहीं ना आपने बहुत बड़ी बात ये कह दी, क्योंकि किसान साथियों के दिमाग में, पशुपालन वालों के दिमाग में एक बात रहती थी, भाई हम तो मैट खरीद ले आए और जो हमारे जो पशु हैं वो मैट पे बैठेंगे और उससे ना तो जो है थन खराब होएगा और वो रहेंगे भी ठीक, साफ सुथरा रहेगा। लेकिन आपने वहम जो है वो दूर कर दिया। और जी तो बस इतना सा ध्यान तो सबको करना पड़ेगा। बाकी ये कि किसी को लगता भी थनेला दी मैस्टाइटिस दिक्कत ज़्यादा है तो घरेलू एक काम कर सकते हैं, जी बीटाडीन। थनेला क्या होता है जी? थनेला जब अपने लेवे ने सोज आ गई या फिर थन सूज गया, दूध में छिद्दी आने लगी या दूध लाल हो गया, हाँ छेड़ापन आने गया, वो अपना दूध खराब हो गया एक तरीके से। कई बार एक थन में हो या कई बार पूरा पूरा लेवा खराब हो गया या लेवे का रंग बदल गया, लाल हो गया, फिर नीला पै गया, तो वो थनेला है। अच्छा, ये होता क्यों है जी? ये अलग अलग कारण है। कई तो जीवाणु है, वो जीवाणु कई बार तो अपने मिट्टी तो पशु के अंदर आ गए या नीचे आप जो सूखा कर देंगे हैं, कई बारी वो न्यार पा दिया तो उस दे नाल बीमारी आ जाती है। और एक पशु ਨੂੰ आ गई, फिर आप उसका दूध निकाले, चुवाई कर ली, फिर आप दूसरे पशु की चुवाई कर ली, बिचाले हाथ नहीं धोया। साहब 1 मिनट और बीच में आप मैं रोकूंगा। आपने एक बात कह दी कि सूखा कर दिया, नीचे अक्सर जो है सर्दियों में सूखा करें, पराली बिछा दा नीचे या कोई घास अपने पास सड़ा गला पड़ा तो क्या नहीं बिछाना चाहिए? पराली ठीक है, पराली डाल लो, लेकिन सड़ा गला न्यार नहीं होना चाहिए। जिस तरह कई बार आप के न्यार बाहर पड़ा था, बुंदा में भीज गया, उसमें फंगस फफूंदी भी लाग गई, वो गल गया, वो डाल देते, वो खराब करता है। पराली ठीक है, सूखी होनी चाहिए, सूखी चाहे तूड़ी है चाहे पराली, वो ठीक है सूखे वास्ते, उसकी दिक्कत नहीं है। गला सड़ा नहीं होना चाहिए, गिल्ला ना रहे नीचे से, वो साफ होना चाहिए। बाकी ये है कि बीच बीच में जैसे मान लो एक पशु की चुवाई कर ली, दूसरे अगर किसी पास ज्यादा पशु है तो दूसरे पशु की चुवाई करने तो पहले लाल दवाई से थोड़ा सा हाथ धो लो, थोड़ा सा लाल दवाई घोल बना के रख लो, उस तो ही थन साफ कर लिए। या फिर 4 ml बीटाडीन एक हिस्सा ग्लिसरीन का मिला के घोल बना के बोतल में डाल के रख लो। फिर जैसे आप चुवाई कर ली, थन खाली कर ली, उसके बाद थन डुबो दो उसके, तो वो जो अपना सुराख है नीचे थन का, वो दवाई उधर लग जाएगी। चुवाई करने के बाद, दूध काटने के बाद थन को दवाई से धोना जरूरी है। हाँ, दवाई तो धो के, लाल दवाई से धो लिया, धोने के बाद अपने 4 हिस्से बीटाडीन, एक हिस्सा ग्लिसरीन, वो घोल बना लो, सस्ता पड़ेगा, उससे थन डुबो दो बस। अक्सर हमारे किसान साथी करते क्या है कि वो जो है ना लास्ट में दूध निकाल लिया, अपना कटड़ा बटड़ा छोड़ा और उसको जोड़ा पड़ा खैंचर साइड में बांध दिया, दूसरी तरफ चल पड़े।
वो दूसरी तरफ भी चल गया। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि आप दूध काटने के बाद जो थन का सुराख है वो खुला रहेगा 15-20 मिनट तक, तो जब पशु बैठ जाएगा तो उस टाइम इन्फेक्शन जाने का डर है। तो अगर आप दवाई तो थन डुबो देंगे तो इन्फेक्शन नहीं जाओगा उसके अंदर, तो थनेला बहुत हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं उससे। या उसके बैठने न दें, या बैठने ना दे, उस टाइम उसने अपना फीड गेट दिया या अपना दलिया है तो वो डाल दिया, फिर वो खानदार रहोगा, आधा घंटा खड़ा रहोगा तो थन का सुराख बंद हो गया। खास करके जो अपनी रूसी गाय है। भाई एक ये हमारे जो बुजुर्ग थे, एक बात डॉक्टर साहब से बीच में जरूर निकली, भाई बाद में जो है कुछ खाने का डाल दो, उस खाने के बहाने है वो 5-10 मिनट खड़े रहेंगे। अक्सर जो है आजकल हम पहला जो है ना अपनी खुरली में कुछ ना कुछ खाने का डाल दें, भाई उसके साथ जो है हमारा जो डांगर है खाने के बहाने हमने दूध देगा। लेकिन जो तरीका बुजुर्गों का था वो कारगर था, बाद में खिलाने वाला, ताकि पशु जो है 10 से 15 मिनट खड़ा रहे। ये भी एक टेक्निक थी उनकी। टेक्निक थी भाई, इन्फेक्शन नहीं जाओगा थन के अंदर। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात करी। डॉक्टर अमित कुमार जी हैं, डॉक्टर अमित कुमार जी से बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में पशुओं में जो है वंश वृद्धि होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पशु जो है हमारे बांझ हो जाएं, या वो आगे की नहीं होंगे, या फिर वो रिपीट होती रहे, फिर तंग हो गया किसान, उसने बेच दिया औने पौने दाव में, और किसान को हो जाएगा घाटा। और फिर हम कह दें भाई पशु पालन में फायदा नहीं है, घाटे का सौदा है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हमने चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो रिपीट की बात हो है, या बच्चादानी खराब हो जाए, प्रेग्नेंट नहीं होते डांगर, क्या कहोगे आप इसमें? जागरूकता कैसे रखें? जागरूकता इसमें यह है कि हम इसमें 3-4 बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक तो जब भी हम पशु में टीका भरवाते हैं या उसका एआई करवाते हैं तो हमें अच्छा सीमन यूज करना चाहिए जी, क्योंकि शुरुआत उसकी वहीं से है। अगर हम सीमन अच्छा यूज करेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारी अच्छी होंगी, ठीक है, वो स्वस्थ रहेंगी और उनका दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा। पहली ध्यान हमें यहाँ रखना चाहिए। दूसरा, जब भी हम पशु में एआई करवाएं तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि जब भी एआई कराते हैं तो कई बार पशु जो गोबर करने लग जाता है, वही गोबर उसकी एआई की गन के लग जाता है, वही एआई गन अगर अंदर अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है। तो जब भी आप पशु को, आपको लगे कि आप मेरे को एआई करवाना है, तो उस एआई करवाते वक्त पशु को अच्छे से नहलाएं, धुलाएं, पीछे वाला हिस्सा उसका साफ करें और फिर एकदम सफाई से उसका एआई करवाएं। एक तो ये ध्यान, इससे क्या होगा कि बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं जाएगा। दूसरा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सही समय का चुनाव करना होता है एआई करते वक्त। सही समय का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी किसान भाई या पशुपालक भाई ये देखते हैं कि मेरा पशु जो वो हीट में आ गया है, मान लीजिए सुबह वो बोलना शुरू कर देता है या तार देनी शुरू कर देता है, तो उसके 12 घंटे बाद हमें उसका टीका भरवाना चाहिए जी। अगर मान लो सुबह उसने हीट में आया है तो हमें शाम को टीका, अगर शाम को हीट में आया तो अगले दिन सवेरे हमें उसका टीका भरवाना है। गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ। दूसरा ये है कि टीका हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सुबह या शाम को ही टीका भरवाएं। इस प्रकार का दोपहर में अगर गर्मी का समय हो तो टीका भराना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी ये बात कह दी, क्योंकि अक्सर गांव के इलाके में हम देखे हैं, डॉक्टर को फ़ोन कर दिया भाई हमारी भैंस, हमारी गाय, हमारा डांगर हीट में आ रहा है, डॉक्टर साहब आज हो। फिर वो अपना काम करता करता अपने रूट के हिसाब से आएगा, और ये जो रूट की समस्या है ये तो फिर बड़ी समस्या होगी। तो ऐसे का इसका समाधान क्या है? कोई समाधान नहीं रहा, क्या कहोगे आप इस पे? भाई समाधान तो यही है कि अगर बाई चांस मान लो अगर आपको भरवाना भी पड़ जाए तो पशु को कम से कम छायादार जगह पे ले जाएं हम, उसके ऊपर पानी डाल दें, उसको नहला दें तो थोड़ी उसको ठंडक मिल जाएगी। या जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर कोई पंखा लगा है, कूलर लगा है, हवा का आवागमन अगर सीधा है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो पशु को थोड़ा तनाव हम कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गाँव में लोग जो है सरसों के तेल में मेहंदी मिला कर देते हैं, कारगर है या फिर वैसे ही वहम है? नहीं, ये तो मतलब वहम टाइप ही है, ज़्यादा इसका कोई कारगर नहीं है। और ये ज़रूर है कि उसको मिनरल मिक्सचर और अच्छा खाना दाना पीना देना चाहिए। क्योंकि मैंने गर्मी वाली बात से याद आई भी, क्या ठंडक पड़ती है, माना जाता भी मेहंदी भी ठंडी है और तेल भी ठंडा है, क्योंकि हम बालों में लगाते हैं तो ऐसी भावना रहती है कि वो ठंडा करता है। किसान साथियों, ये जो भ्रम है यह दूर करना ही हमारा फर्ज है भी, ताकि जो अच्छी और बढ़िया जानकारी है जो आपके फायदे की हो वो आप तक पहुंचे। इसलिए डॉक्टर साहब से सलाह ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा करते हैं अभी तेल में मेहंदी मिलाई
और जो है डांगर ना प्यादी भी जो है ठंडा रहेगा। जी डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसका जो उसका स्टैंडर्ड फीड है वो हमें उसको देना चाहिए। उसको मिनरल मिक्सचर जो है वो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है, वो उसके शरीर को एकदम ठंडा रखता है। बार बार रिपीट होते हैं कई सारे पशु, ऐसे में किस तरह का, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए? रिपीट होने से बचाने के लिए 2 चीज़ों का मेन सावधानी हमें रखनी चाहिए। पहली सावधानी है कि उसके खाने पीने की खुराक हमें सही रखनी चाहिए। पशु को कई बार हम ऐसा करते हैं कि खाने पीने की खुराक अगर सही नहीं देते हैं तो उसकी ग्रोथ और बच्चेदानी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। दूसरा है कि समय के अनुसार उसको हर 3 महीने से 4 महीने से कीड़े की दवाई जरूर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको कीड़े की दवाई नहीं देते हैं तो उसके पेट में और आंतों में कीड़े बनने लग जाते हैं। तो जो भी हम खाना देते हैं वो खाने का एक बड़ा हिस्सा कीड़ों के पास चला जाता है, तो पशु की तंदुरुस्ती में कमी आती है। तो खाने पीने की खुराक उसकी पूरी रखें, हर 3 से 4 महीने बाद कीड़ों की दवाई दें, उसको जितना भी संभव हो हरा चारा जरूर दें, और मिनरल मिक्सचर 50 से 100 ग्राम पशु को खिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस मिनरल होते हैं जो पशु के गब्बन होने के लिए, उसके हीट में आने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाती है तो पशु बाहर से दिखने में हमें ठीक लगता है, पर उसके बच्चेदानी में और अंडे बनने में कमी आ जाती है। तो पहली सावधानी हमें खाने पीने में और पेट के कीड़ों में ध्यान देनी चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि कई बार जब पशु हमारा ब्याता है, पशु बच्चा देता है, तो हम ब्याने की खुशी में पशु का ध्यान रखना भूल जाते हैं। उसके जेर उसका समय से गिरना चाहिए, उसके पीछे वाले हिस्से की साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि पशु की बच्चेदानी में कोई भी संक्रमण नहीं जाए। क्योंकि जब भी पशु ब्याता है तो उसकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, काफ़ी समय तक खुला रहता है। अगर उस वक्त हमने साफ़ सफाई नहीं रखी तो पशु की बच्चेदानी में संक्रमण चला जाता है और वो संक्रमण फिर लंबे समय तक बना रहता है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट प्रेगनेंसी की कोई उम्र है, किस टाइम होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर जो है अगर डंगर हमारा कमज़ोर रह गया तो वो कमज़ोर तो है ही है। अगर किसी का भाई खांदे पींदे से कहते हैं ना, खांदे पींदे घर का है, खांदे पींदे घर का डंगर अगर जवान सा हो गया, देखने में तगड़ा हो गया, तो क्या उसको उस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? प्रेग्नेंट का टाइम होता है? देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी की उम्र तो बाकायदा होती है। जैसे अगर अपन जो हमारी बाहर की गायें हैं जैसे HF है, जर्सी है, उनका हम देखें तो लगभग 1.5 साल के आसपास, और हमारी जो घर की गायें हैं जैसे साहिवाल है, थार पार्क है, गिर है, उनका 2.5 से 3 साल के आसपास। पर मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसमें उम्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पशु का वजन। अगर आपका पशु 250 से 300 किलो की वजन अगर ले लेता है, ठीक है, तो आप उसको जल्दी भी करवा सकते हैं। उम्र महत्वपूर्ण है, पर उम्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पशु का वजन और उसकी तंदुरुस्ती, तो ये इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ जानकारी लगता है आपको जो जरूरी है, रह गई हो, मैं पूछ नहीं पाया हूँ आपसे? उसमें एक जानकारी ये है कि जब भी पशु अगर आपका ब्याता है, बच्चा देता है, तो उसका आप खाना पीना अच्छा रखें, क्योंकि उसका भूख बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो आप उसको ऐसा खाना दें कि अगर पशु कम भी खाए तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। उसको कैल्शियम पिलाएं, उसके शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चेदानी में संक्रमण चला गया तो वो फिर ब्याने के बाद 3 महीने 6 महीने तक पशु जो वो हीट में नहीं आएगा। तो बच्चेदानी का साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फर्स्ट प्रेगनेंसी और दूसरे में ब्याने के बाद में कितना डिफरेंस होना चाहिए? क्या रखना जरूरी है, या फिर वो जब भी हिट में आ जाए उसके बाद? नहीं, वो ज़रूरी है। कम से कम आपको 60 दिन का या 2 महीने का गैप रखना ज़रूरी है। 2 महीने से पहले आप उसको वापस AI का टीका नहीं भराएं, अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चेदानी कमज़ोर रह जाती है और बच्चे रुकने की चांसेस कम होते हैं, संभावना कम होती है। और तो 60 दिन का 2 महीने का गैप जो है वो बच्चेदानी को वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और 2 ब्यात के बीच में आप 1 साल का अंतर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, हमारी कोशिश ये थी कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा के जो पशुपालक हैं उनको ये जानकारी ज़रूर मिले, क्योंकि किस तरह से हमने अपने पशुओं की देखभाल करनी है, किस टाइम में उनकी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, कितना उसमें टाइम होना चाहिए। कोशिश थी कि सारी की सारी जानकारी हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिले। पंजाब में वैसे भी जो है बाढ़ से बहुत सारे नुकसान हो गए, और ऐसे में जो है मुँह खुरकी और जो है पैरों में बीमारी आ गई, पैर खुरने की, तो उसका किस तरह से बचाव है। कोशिश थी भी सारी की सारी जानकारी आप तक मिले। पंजाब हरियाणा गेल में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और बातचीत में। तब तक के लिए दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।